देखिए विद्यालयों ने प्रयास तो पूरा किया अपनी तरह से, ऑनलाइन की सेटअप जो भी होता है और हर किसी ने चाहा बेस्ट हो, और बाकी पेरेंट्स की है। लेकिन आप सर सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? ऐसे में क्या लगता है सरकार को क्या देना चाहिए इन सीधे सेंस पे? जैसे सरकारी विद्यालयों को भरण पोषण हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली बिलों में काफ़ी छूट दे दी गई है, ऐसे क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार, क्या दे सकते? अभी तक तो सरकार से कोई उम्मीद ना है और प्राइवेट स्कूलों को रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर भी हम मांग मान लें, इतनी नाराजगी आप सरकार मिलेगा ही नहीं। अच्छा जी, नहीं मिलेगा। तो सिर्फ इन प्राइवेट स्कूलों को वो परेशान तो कर सकते हैं पर दे नहीं सकते कुछ भी। और पीछे वर्ष में यही किया हमारे साथ, हम सबके साथ यही किया। भाई साहब ने जो कहा है, प्रधान जी ने, वो मेरे सबकी बात कह दी आपने, और वही सब जगह किया है। स्टाफ ने जो सहयोग किया है, किसी ने सैलरी नहीं मांगी, हमने दी अपनी तरफ से, पूछ के दी। तो उनके घर के खर्चे के बारे में पूछा, अभी तक उन्होंने नहीं कहा, और जो दे दिया वो उन्होंने स्वीकार किया। और जहाँ तक छटनी का सवाल है, कोई छटने को तैयार नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं, सब बखूबी अपना काम कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि वो इस समय चौगुनी मेहनत पड़ती है, बेशक ऑनलाइन में चौगुनी मेहनत पड़ती है और वो कर रहे हैं बेचारे। फिर भी जो है हम उनका सहयोग जो मुझे मिल रहा है उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे बार बार उनको, उनके फैमिली को, कि उन्होंने इस घड़ी में हमारा साथ दिया। गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, ये क्लियर हमें अपने आप ही करना भी। अगर हम मान लें अगर लॉकडाउन की और आगे बढ़ रहा है, वो तो उनकी मेहरबानी समझें। फिर और भी सरकार को इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक सही आंकड़े तो नहीं है, लेकिन एक अनुमानतः पूरे देश में लगभग 25 से 35 लाख तक प्राइवेट टीचर हैं। हाँ, बिल्कुल, जो प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं। हम बात करते हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम ये देंगे वो देंगे, तो जरूर उनके लिए कहीं न कहीं उन्हें इसमें ऐड करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसा भी MHRD का गाइडलाइन आई है, 15 अगस्त तक तो कोई विद्यालय के संबंध में कोई सूचना नहीं आनी है। अब उनके लिए, अब मान लिया अगर हम आगे और ये चल रहा है तो क्या लगता है आपको? हालांकि सबने तो स्पष्ट बोल दिया कि हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, देगी नहीं सरकार। फिर भी अगर मान लें, अगर सपोज हमारे सामने सरकार है और हम ये कहना चाहे आप जब तो और लॉकडाउन करते रहो आप, देखिए एक तो सरकार कह रही है कि आपको फीस लेनी है, किस्तों में लेनी है, दूसरी तरफ कहती है आप बच्चों को निकालेंगे भी नहीं या बच्चों पर प्रेशर भी डालेंगे, तीसरा कह रही कोई स्टाफ भी, मेरे ख्याल से ये भी उनका कहना है, ये आप एक सामाजिक भाव भी, जैसे आदरणीय मोदी जी ने बोला था कि हर परिवार 10 लोगों का ख्याल रखे, कैसे रखे इस पे तो शायद अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। तो ये भी बात है। तो विद्यालय वालों सरकार चौतरफा दबाव तो बना रही है, या सारा भाषण बात करे तो मार तो रही है और कह रही उफ भी ना करो। जी देखिए, इसमें मेरा एक कहना ये है कि शायद इन दिनों शिक्षा, निश्चित रूप से जो प्राइवेट स्कूल हैं, अगर हम बिल्कुल सीधे और देसी शब्दों में कहें तो हम शिक्षा को बेच रहे हैं निश्चित रूप से। लेकिन सबसे पहले तो ये समझना है कि ये बहुत बुरी चीज़ है किसी भी समाज के लिए जहाँ शिक्षा और चिकित्सा को बेचा जाए, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं। सबसे पहले बात तो ये समझने के लिए की है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार हम तो नहीं है, एक व्यवस्था है। ये वो व्यवस्था है, जब आज़ादी के बाद हमारे यहाँ स्कूलों की बहुत कमी थी, तब ये कहा गया कि कुछ जो है समाज से लोग आगे आएँ और अपनी अपनी सोसाइटीज़ बनाएं और वो शिक्षा देने का काम करें और देश को, समाज को साक्षर करने के लिए सरकार का हाथ बटाएं। इस तरह से प्राइवेट स्कूलों का उदय हुआ। होना ये चाहिए था कि साथ ही साथ सरकार फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करती, और ये कुछ समय के लिए चीज़ होती और बाद में सरकार शिक्षा को और स्वास्थ्य को अपने हाथ में सीधे सीधे लेती। मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं पर, प्रशंसा उन देशों की करनी चाहिए, भले ही हम लोग प्राइवेट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो निःशुल्क है, क्योंकि वो समाज की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार हमारा माई बाप होती है, माता पिता होती है। माता पिता अपने किसी भी काम के लिए पैसे नहीं बच्चों से मांगते हैं। तो जैसे आप नीदरलैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, जर्मनी की बात करें, इन तमाम देशों में ऐसा है कि 10+2 तक की शिक्षा जो है वो निःशुल्क है, उससे और एक जैसी है। हमारे यहाँ आपने प्राइवेट स्कूलों का कॉन्सेप्ट दिया, और भी तमाम देशों में, विकसित देशों में है ऐसा। तो अब जब आपने वो प्रावधान दिया तो लोगों ने उसे करना शुरू किया। लोगों ने उसका एक फायदा ये हुआ कि लोगों ने भरपूर मेहनत करी और एक प्रतिस्पर्धा के चलते उन्होंने अपनी क्वालिटी में जबरदस्त सुधार किया। जिसने जितना कर पाया उसके हिसाब से समाज के लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। अब जब किसी विद्यालय को आपने चुना तो वो चुनने का अधिकार आपका था कि इस विद्यालय की फीस ये है,
इस विद्यालय की कापी किताबों पे इतना खर्चा आता है, जैसे कि तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि अगर यूनिफॉर्म है तो उस पर खर्चा आता है। ये सारी चीजें आपको शुरू में क्लियर थी जब आप एडमिशन लेने के लिए गए थे। अभी तो 2 महीने पहले ही हम अपनी फीस जो है वो ऐसे सरकार के आदेश भी हैं कि हम 2 महीने पहले ही उसको अपनी वेबसाइट पे या सूचना पट पे अंकित कर देते हैं। और वैसे भी कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसे धोखा नहीं देते, हम उसे बताते हैं कि अमुक क्लास की फीस ये, अगर अगली क्लास की जानना चाहते हो तो उसकी ये है, उससे अगली की जानना चाहते हो वर्ष भर का खर्चा ये है। जी जी जी। किताबों का मूल्य अगर वो कहीं पे भी मिल रही है, हमारे यहाँ मिल रही है, कोई और भी दे रहा है तो वो है। ये सब जानने के बाद आप उस विद्यालय को चुनते हैं, तो आपने चुना है उसको, है ना। अब चूंकि जैसे कापी किताबों की भी बात होती है, यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, तो सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि यही किताब चलेगी पूरे देश में। वो बना सकते थे, हम लोग सब नियम के अंतर्गत चल रहे हैं। तो जब विद्यालय चुनने का अधिकार आपको दिया तो किताबें चुनने का अधिकार उन्होंने हमें दिया। अब ज्यादातर जो अच्छे विद्यालय हैं वे हमेशा ये देखते हैं कि वो सबसे अच्छी किताब कौन सी है, सबसे अच्छा पब्लिकेशन कौन सा है, क्योंकि उनके शिक्षकों को सही चीज पढ़ाने के लिए मिले, बच्चों को सही चीज उनके तक पहुंचे। अभिभावक की देखें तो ये ना देखें कि ऐसी कोई चीज लगा ली। खासतौर आसान शब्दों में कहे कि अगर आपने विद्यालय अपनी मर्जी से चुना है तो उसमें कौन चीज कैसे लागू होनी चाहिए, किस प्रकार ये आपको पहले से पता होती है, आपको पता है वो विद्यालय में। अब आपका ये आरोप लगाना कि हमें लूटा जा रहा है, या अब आपका ये कहना कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए फ्री थे। आप चाहते तो उससे कम की फीस में जा सकते थे, आप चाहते तो फ्री के स्कूल में सरकारी विद्यालयों में जा सकते हैं, जहां सबसे बड़ा संकट है कि उनके पास छात्र संख्या नहीं है जहां होनी चाहिए, जहां शिक्षक हैं और छात्र नहीं है। तो जब ये आपका अपना खुद का खुला हुआ विकल्प था तो आप किस बात के लिए आरोप पूरी तरह से आपके निराधार हैं? एक और चीज मैं यहाँ पर कह दूं, शिक्षा एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स अपनी इच्छा से विद्यालय में आता है, कोई विद्यालय प्रबंधक जबरन एडमिशन नहीं करते हैं। तो आप कुछ कह रहे थे इस बात? जी हाँ, जबरन तो हम कर ही नहीं सकते, और स्वेच्छा से विद्यालय की व्यवस्था को समझते हुए, उसे पसंद करते हुए, और जो उनकी शर्तें हैं जैसे फीस है या तमाम चीज़ें हैं, उन्हें पूरी तरह से जान लेने के बाद ही कोई अभिभावक अपने बच्चों को हमारे यहाँ प्रवेश दिलाते हैं। तो कोई छुपाव तो है नहीं, तो इसलिए इसके बाद उन्हीं चीज़ों को लेकर के कि फीस ले रहे हैं, ज़्यादा फीस ले रहे हैं या कम फीस ले रहे हैं, उनकी आलोचना करना मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। जब हमें किसी भी चीज़ का रेट पहले से पता है तो उसको फिर उसके बाद उसे खरीदने के लिए हम अपनी मर्जी से जाते हैं, तो फिर ये बात बनती नहीं है। मैं ये बात और कहने वाला था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो पाया, लॉकडाउन के पीरियड में भी और इसके अलावा भी, कि शिक्षा केवल एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट रह गया कि जिसे हमें लोगों को पहुंचाना भी है और उनसे पैसे भी नहीं लेने हैं। अगर आप बाजार से एक साबुन भी लेने जाते हैं, टूथपेस्ट लेने जाते हैं, तो दुकानदार को उसको पैसे देने होते हैं। लेकिन हमसे ये कहा गया कि आप 3 महीने तक बच्चों को पढ़ाएंगे और उनसे फीस नहीं मांगेंगे। मैं ये बात प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जब पैसे लिए जा रहे हैं और शिक्षा दी जा रही है तो उसका आधार तो लेन देन है ही है, लेकिन इस तरह की मान्यता रखी गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम लोग आगे कैसे बढ़े। हम लोगों ने अपने काम को अहमियत दी, प्राइवेट क्षेत्र में थे तो उसमें जी जान से मेहनत की गई, अपने को बेहतर बनाने के बराबर प्रयास की गए, क्योंकि ये चिंता बराबर रहती है कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो लोग हमारे पास कैसे आएंगे। बच्चों का ध्यान रखने में भी ठीक इसी तरीके से हम लोग अपना पूरा अटेंशन रखते हैं कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमें मालूम है कि अपने बच्चे पालना कितना मुश्किल होता है, फिर दूसरों के बच्चों को पालना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। हर चीज़ पर कदम कदम पर हमारी जवाबदेही होती है। तो ऐसे में अगर हम ये कला नहीं जानते हैं कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, कैसे उनका ध्यान रखा जाता है, कैसे उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है, तो हम स्कूल तो बेसिकली चला ही नहीं सकते। फिर ऐसे में हमें उन चीज़ों के लिए भी कहा जाना, आज जो चीज़ें सामने आ रही वो थोड़ा सा दुख पहुँचाती हैं। गौरव जी, अभिभावक तो कुछ भी कहते रहे, हम लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है उस चीज़ को आप भी अनुभव ना कर पाए।
हम लोगों के जो स्वप्न भी आते हैं वो स्कूल से रिलेटेड, बच्चों से ही रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से हम इन्हें एक नई स्कीम बनाई जाए, किस तरीके से हम बच्चों को आगे ले जाएं, किस तरीके से विद्यालय को और डेवलप किया जाए। और उस समय पे जब जो हम देखते हैं जो अभिभावक लोग जो ब्लेम लगाते हैं तो अंदर से बहुत कष्ट होता है। हम कह रहे थे ना, मजबूरी है हम लोगों को कपड़े पहनना, जी जी, नहीं तो हम लोगों का तो पूरा मान लीजिएगा जी जी। ये तो इस लॉकडाउन में मतलब कपड़े भी उतर चुके हैं। तो ये चीज जो है हम अभिभावक से कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा हो, वो इसलिए कि आप दूर हैं, उसके अंदर नहीं है। प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरी अलग होती है। नहीं, इस चीज को लेकर हम बात करें, पेरेंट्स की एक और बड़ा चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं सोशल कैंपेन चल रही है, गली नुक्कड़ों में ज़्यादातर बात होती है। वो प्लान कर रहे हैं कि हम सब मिलकर डिसाइड करो फीस जमा ना करें स्कूलों में, फिर देखिए स्कूल कैसे चलते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि स्कूल वालों को भी एक हो जाना चाहिए? मान लिया अगर स्कूल वाले एक हो गए तो क्या? आपने कहा कि विद्यालय तो समस्याएं मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए खड़ी होती हैं और उसे अकेले निपटानी पड़ती है और फिर वो अकेला पड़ जाता है, दिक्कतें आती हैं। और ये कमेटी है ना, वो दुनिया के हर कोने कोने में है। तो विद्यालयों की भी एक समिति होनी चाहिए जिसमें एक्टिव जो है बंदा वो आगे हो, उसके हम सब पीछे हों। हमें अपनी बात कहनी है तो उसको समझा देनी कि आपने मेरा ये पॉइंट नोट करना है। उससे संबंधित चाहे सरकार के सामने रखें, चाहे वो कहीं अभिभावकों की मीटिंग हो उसके सामने हो, या कहीं भी समस्याएं हैं। तो ये तो जरूरी है कि विद्यालय हम सारे विद्यालयों को भी एकजुट हो जाना चाहिए, समस्या होना चाहिए और उनकी एक समिति हो और उसमें सिर्फ विद्यालय की बात हो, अदर बात ना हो। उसका एक ग्रुप हो जिसमें विद्यालय से संबंधित ही उसमें मैसेज भी आए। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सही बात कही भी आपने। मेरा कहना है पहले, सबसे पहले ये है कि जैसा आपने भी कहा, एक तो पहले हमें ये समझना है और हम जानते भी हैं कि सारे अभिभावक हमारे ऐसे नहीं, बल्कि विद्यालय से जुड़े हुए लोग जो हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की मजबूरियां भी हैं। तो और बहुत सारे लोगों ने, भले वो 10% बना हो जाकर के पूरे स्कूल का, उन्होंने फीस दी। कई लोगों ने वर्ष भर की भी फीस दी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ना समझा जाए कि हम आज यहाँ जो बात कर रहे हैं वो अभिभावकों के खिलाफ कह रहे हैं, क्योंकि अभिभावक तो हमारा आधार है और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम उनके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो कि बहुत जरूरी चीज है, वे हमें उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, तो विरोध ये नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ जो थोड़ी सी जो भ्रांति फैली है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ ये भ्रांति ज्यादातर उन लोगों ने फैलाई है जिनके बच्चे किन्हीं ऐसे स्कूलों में नहीं भी पढ़ रहे हैं और वो केवल एक राजनीति से प्रेरित है या किसी वजह से। मैं एक बात उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम एक गाय पालते हैं, दुधारू गाय या भैंस पालते हैं, तो वो एक समय तक वो हमें उसके बदले में उसे खिलाते पिलाते हैं तो वो हमें दूध देती है, उससे हमारे घर का काम चलता है या रोजगार भी होता है। एक समय ऐसा भी आता है वो काफी समय के लिए दूध नहीं भी देती, तब भी हम उसे पालते हैं। तो कहने का मतलब इस लॉकडाउन पीरियड में हो सकता है कि उतनी शिक्षा का वो पोटेंशियल हम आप तक ना पहुंचा पा रहे हो, आपको ऐसा लगता हो, जबकि हम अपनी तरफ से 4 गुनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि हमारा जिंदा रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। समाज में हम एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी तबका ऐसा नहीं जिसके बिना काम चल जाए। तो आज अगर आप क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएंगे विरोध की, तो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं है कि वो आप कल्पना कर रहे हो कि सारे प्राइवेट विद्यालय बंद हो जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपसे तमाम लोगों के, आपके द्वारा दिए हुए पैसे से तमाम परिवारों का पालन पोषण होता है, ये भी आपको समझना होगा। जिस विद्यालय में जितने भी लोग हैं उन परिवारों को पालन पोषण होता है, और साथ ही साथ उसके बदले में वे आपके बच्चों को वो चीज देते हैं जो उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। बल्कि शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि इन दो चीजों में जो सबसे पिसने वाला जो तबका है वो है वही विद्यालय कर्मी। जो समाज में जिस तरह की चीजें, जो नेगेटिव चीजें व्याप्त हो रही हैं, उनका हमला होता है विद्यालय संचालकों की तरफ, या वो उन लोगों को एड्रेस करते हैं कि वो पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वो फिर उसके बाद जो जितनी बातें करते हैं वो करते हैं विद्यालय में काम करने वाले लोगों को, कि वो पढ़ाते नहीं है, कि वो ऐसा नहीं करते हैं, बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, या बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो वे तो वो लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ही, जिन्होंने उसके बारे में सीखा हुआ है, वो काम कर रहे हैं। और वे इस लड़ाई में आपके इस विरोध में वो तबका पिसने वाला है जो बिल्कुल इनोसेंट है।
तो हमें हर तबके को बचा करके रखना है। मजदूरों की समस्या जायज है, विद्यालय तो वैसे ही शिक्षकों की समस्या भी जायज है, और सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारी मांग इसमें ये रही है और आगे भी है। हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में भी चाहते थे, एक तो ये भी समझना जरूरी है कि ये अभी खत्म नहीं होने जा रहा। जी हाँ, पहली बात तो ये कब तक जाएगा ये नहीं पता। यूनिवर्सिटीज तक की परीक्षाएं अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई हैं। सीबीएसई बोर्ड अपनी जो परीक्षाओं की तिथि उन्होंने 1 तारीख से 1 जुलाई से 15 जुलाई की डिक्लेयर की है, उस पर पुनर्विचार की स्थिति है। कल उसका वो आदेश आने वाला है, ये परीक्षा होगी या नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कक्षाएं कब, फिजिकली कक्षाएं कब शुरू होंगी इसके बारे में नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत लंबा समय है। ऐसे में और फिर अगर शुरू होंगी तो कौन सी कक्षाएं शुरू होंगी। हो सकता है कि एक कक्षा 5 तक के विद्यालय ना चले या बच्चे ना बुलाए जाएं, कक्षा मतलब 0 से 5 तक कह सकते हैं। हो सकता है कि जो अगर हम कुछ ना कुछ बड़ा इसमें भी सैक्रिफाइस करना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में समझना अभिभावकों को और बच्चों को और हम सबको ये है कि हो सकता है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम पर जो पढ़ाई चल रही है, जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है, जो अध्यापकों जो अभिभावकों को गले नहीं उतर रही, हो सकता है हमें इसी पर आगे जाना पड़े और महीनों तक जाना पड़े और पता ही नहीं है कब तक जाना पड़े। इसलिए अब हमें अपना अपना सोच बदलना होगा। अगर आप किसी चीज को मानने को तैयार नहीं होंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। अब आपको यह प्रयास करना होगा कि आप अपने बच्चे का साथ दें। अगर अध्यापक उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी पढ़ाई में उस बच्चे का सहयोग करें और माने कि यही माध्यम है जिससे पढ़ाई होनी है और अभी हमें लंबे समय तक इसी पर जाना है। तो हमें उनसे पूरे सहयोग की आकांक्षा है और उम्मीद है। मुझे लगता है कि ये भी चीज समय के साथ समाप्त होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक लंबा, जैसे कई चीजों में सरकार ने अलग गाइडलाइंस देके खोले हुए हैं, मॉल्स के अलग हैं, मंदिर के अलग हैं, ऐसे ही शिक्षा का मंदिर है, इसको लेके भी सरकार निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ विचार चल रहा है। बिल्कुल। और आने वाले समय में आएगा भी, तो अगर हम सोचे स्थितियां पहले जैसे नॉर्मल हो जाए तो वो संभव नहीं दिख रहा है। अच्छा, उसको भी करेंगे तो वो भी जो हमें गाइडलाइन देंगे उनका मुझे पालन करना, हाँ, वो पालन करना पड़ेगा। विद्यालयों का एक लंबा इन्वेस्टमेंट, विद्यालयों के लंबा इन्वेस्टमेंट और आने को है। मान लिया सरकार ने बिल्कुल सैनिटाइज करने टनल की आवश्यकता बना दी, ये सब काम करने पड़ेंगे। जी हाँ, तो सरकार जो गाइडलाइन बनाए वो व्यवहारिक गाइडलाइन बनाए। देखिए, विद्यालय हर स्तर पे हैं, गली मोहल्ले में भी लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। कहीं हम ऐसी गाइडलाइंस ना रख दें, बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए कि वो जो अभी बिगिनिंग में शुरुआती विद्यालय है या कम आर्थिक स्थिति वाले, कमजोर आर्थिक के विद्यालय हैं, वे उसे फॉलो ना कर पाए। तो एक सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करते हुए कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए जिसे हर एक विद्यालय, हर स्तर का विद्यालय कर सके। पहली चीज। और दूसरी चीज है कि बिना फीस के विद्यालय नहीं चल सकते, ये समझना पड़ेगा सबको, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरे माध्यम नहीं। अभिभावकों को अब दिल खोल करके, वो लॉकडाउन का पीरियड समाप्त भी हो गया है, लोगों के अपने अपने काम खुल गए हैं अपनी अपनी तरह से। थोड़ी दिक्कत है, आप समझ सकते हैं कि एक परिवार को चलाने में जब आपके सामने दिक्कत रही है तो हम लोगों को 50 से 100 के बीच में या 200 परिवारों को चलाने में कितनी दिक्कत होगी। और हम आपका एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, हम आपके बच्चों को वो चीज दे रहे हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी है, जिस पर चल करके ही वो आगे कुछ बनेंगे। तो आपका के समय को मिला के सारे लोग मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, लड़ना नहीं है। और जो भी पेरेंट्स आप सक्षम है, आपका बायोडाटा सभी स्कूल्स में है, चाहे आप किसी छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हो या किसी बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो, बड़े और छोटे इन द सेंस आप फीस लेवल पे जिस पे भी जा रहे हो, सभी पर डाटा मेंटेन है और सबको पता है आप सक्षम है। और फिर भी अगर आप बचाने का प्रयास कर रहे हो या आपको लगता है नहीं देना चाहिए ऐसे मुसीबत मौके पर, तो थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। समय एक सा नहीं रहता है। आने वाले समय में ये आपकी परीक्षा भी है कि आप अपनी क्रेडिट कैसे बना ले जाते हो उस विद्यालय में। और मजबूरन विद्यालय बंद करने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास फ्लो रुक जाएगा, रुक चुका है, कर्जे भी कहाँ तक लिए जाएंगे। दादा, आप छोटा सा काम करते हैं, आप अपने यहाँ कोई स्वीपर आता है तो उसको आप देते हैं। जी। आप जो है, अगर आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो खेत में मजदूर आता है, आप उसको पैसे देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई के पैसे देते हैं। तो आप सारे काम किसी न किसी के ऊपर आश्रित हैं। जी। आपका कोई मकान बनाने आता है तो कोई जो है उसकी पुताई करने आता है, कोई डेंटिंग पेंटिंग करने आता है, और उसके लिए आप पे करते हैं। उसी काम के लिए मैं भी एक हूँ। मेरा काम है आपके बच्चों को जो है पढ़ाना और शिक्षित करना। तो सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए आप जो अभिभावक है वो इतनी अनदेखी करते हैं। आप लेबर को तो तुरंत पेमेंट दे देंगे, लेकिन मेरे लिए एकदम मेरे ख्याल से अभी ये एक चीज और देखने में आ रही है बराबर। हो सकता है कुछ विद्यालय वाले इस चीज को लेकर फील कर रहे हैं, इस चीज को आप हो सकता है क्षमताएं अपनी अपनी, कुछ लोग विद्यालय वाले फीस माफ करने की पूरी घोषणा कर रहे हैं, जैसे कि अखबारों में पढ़ा है, फेसबुक में पढ़ा हुआ है। और कुछ एक परेशान है बहुत ज्यादा, जिसकी जितना बड़ा स्कूल उसको उतनी बड़ी परेशानी,
जो जितना बहुत सी बिल्डिंग्स तो इनके पास ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत से परेशानी ज्यादा बिल्डिंग्स बड़ी है। आप इसमें सभी कुछ लोग ज्यादातर लोगों को बिल्डिंग्स अगर है तो कोई टेंशन नहीं। बहुत से स्कूल वाले ऐसे जो किराए पे बिल्डिंग लिए हुए हैं, वो कुछ ना भी करें तब भी खर्चे आ रहे हैं। तो ऐसे में माफ करने की परिपाटी अलग एक सर परिपाटी और चल रही है इसमें मेरा कमेंट जी। हम मार्केट में जाते हैं और हमें कोई एक चीज खरीदनी है, एक दुकानदार हमें वो 200 रुपए में दे रहा है और दूसरा दुकानदार हमें 100 रुपए में दे रहा है, तो क्यों? जी कुछ तो अंतर हर चीज में अगर आप सक्षम है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है और आवश्यकता होती है तब हम लोग करते भी हैं। बिल्कुल कि बहुत से ऐसे हैं, मैंने हम पसंद की जगह जाते इस जगह पे मेरा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है सीधे, माफ भी करते हैं लेकिन जरूरतमंद की। हाँ, बिकॉज अब मेरा सवाल यहाँ पे सीधे ये आ रहा है कि कुछ विद्यालयों ने फीस को माफ करने की अनाउंसमेंट कर रखी है और बहुत से पेरेंट्स उसी मुद्दे को उठा रहे हैं आगे कि हाँ उन्होंने माफ किया, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या आपका ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप पे ज्यादा इनकमिंग होगी इकोनॉमिक वाइज, इन सभी मुद्दों पर बात आ रही है। ऐसे में लगता नहीं आपको कि ये विद्यालय बिखरे बिखरे चल रहे हैं, एक संगठन जैसे अलग अलग शहरों में चल रहे हैं, अपने आप एक पीएसए संगठन है, तो ये अलग बिखराव कैसा है? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यालय जिन्होंने फीस माफी की घोषणा की है उनको अगर देखा जाए खास तौर से, तो उनका सर्वे देखा जाए तो वास्तव में वो विद्यालय हैं जो बहुत कम साधनों में और बहुत कम बच्चों के बीच में, बहुत कम स्टाफ के बीच में चल रहे हैं कहीं ना कहीं। और लोकप्रियता बनती कैसी? मेहनत के बाद बनती है। जब हम अच्छा करते हैं तब हमारे पास ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तब हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ जाती है। तो एक तो वो पहली बात तो वो चीज है उनके साथ। दूसरी बात, वे इस दौर में और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी है। वे एक खास विचारधारा के लोग हो सकते हैं, सरकार के सामने अपना चेहरा चमकाने का प्रयास कर सकते हैं उनके सामने, या उनके दूसरे उनका मुख्य काम कोई बड़ा दूसरा हो सकता है जिससे वो धनार्जन कर रहे हैं। और एक विद्यालय के चलने न चलने से उन पर फर्क नहीं पड़ता। और एक बात और बताएं कि सीधी सी बात है, फीस नहीं, वो कितने दिन तक की फीस माफ करेंगे? एक समय तो वो नहीं बंद करना पड़ेगा। तो क्या विद्यालय बंद करना विकल्प है? क्या ये समाज के हित में होगा कि हमें फीस ना मिले और हम विद्यालय बंद कर दें? मुझे लगता है ये समाज के बिल्कुल हित में नहीं होगा। समाज के हित में यही है कि अच्छे विद्यालय बने रहें, बच्चों को शिक्षा मिलती रहे, और उसके लिए समाज का ये फर्ज है कि वो उन विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बिल्कुल सही। तभी तो ये संगठनात्मक कमी मानी जाए क्या? सीधे सीधे अगर कुछ विद्यालय अपनी अपनी राह चल रहे हैं, अपना डपली अपना राह। गौरव जी, ऐसा है या अभी भाई साहब ने कहा पॉलिटिशियन की बात है, कोई चुनाव लड़ने जा रहा है, उसके पास 2 विद्यालय हैं, तो वो फीस माफ कर रहा है तो कर रहा है। उसके पास और भी उनके अलग और भी विद्यालय व्यवस्थाओं के अलावा अलग तरह के कारण हो सकते हैं। वो पीछे से क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, इस चीज का स्पष्ट हो रहा है। 85 बच्चे बैठे हैं। दर्शक देख रही बात यह है कि वे ऐसे विद्यालय हैं जो नाम मात्र के विद्यालय हैं, केवल उन्होंने अपने नंबर पूरे करने के लिए ऐसा किया है। इस चीज को एक ये ले सकते हैं कि दूसरी बात एकजुट होने वाली बात जो आपने कही, तो हम लोगों ने कभी अपने व्यवसाय को राजनीति का धरातल नहीं माना। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे अभिभावकों से हमारे कोई किसी इस तरह के रिश्ते हो सकते हैं कि हमें इकट्ठे होकर के उन पर दबाव डालने की स्थिति आएगी। न सरकार के बारे में कभी हमने सोचा। लेकिन जो तत्कालीन या जो इस समय वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वहां पर कहते हैं कि एक तरह के दर्द में लोग इकट्ठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का दर्द है और इसे साझा करने की आवश्यकता तो बन ही पड़ी है। तो उसका कारण और कुछ नहीं था, और समस्याएं भी हमारी अपनी अपनी थी। तो अब हमें कहीं ना कहीं मिल बैठ करके इसका सलूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी समस्याएं हैं वो सुशील जी की समस्याएं हैं, वही विकास जी की समस्याएं हैं, वो नगर के और तमाम विद्यालयों की समस्याएं हैं। केवल फीस के लिए नहीं, फीस के लिए नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो साझी है। हमें कैसे पढ़ना है, कैसे, ये तो हमें बैठना पड़ेगा और हम बैठेंगे इसके बारे में, और हम तय करेंगे कि आखिरकार ये बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि आप सभी मिलकर एक संगठन इस प्रकार के उस पे रनिंग वे पे लेके आए, ताकि एक पेरेंट्स जो इस प्रकार ट्रोलिंग के कमेंट आता है सोशल मीडिया पे, तो वो करने से पहले सोचे कि हमारा बच्चा इस स्कूल में जाएगा तो यहीं भी वही जवाब मिलेगा, इसमें जाएंगे इसमें भी ये जवाब मिलेगा, हर जगह एक ही एकरूपता रहेगी, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक हो सकता है। ये भी हितकर भी पेरेंट्स के लिए भी है। आज बहुत से पेरेंट्स फीस मार के, हाँ, फीस को एक तरह से फीस मार के बोल सकते हैं, अगर आसान शब्दों में समझ सके व्यूअर, तो उसको लेकर किसी और स्कूल जाते हैं, तो उनको अभी नहीं लग रहा आपने 4 पैसे बचा लिए, लेकिन आपका बच्चा कितना नया माहौल मिल रहा है, नए बच्चे मिल रहे हैं, नए
टीचर्स मिल रहे, बहुत सी चीजें अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाए लाभ हानि होगी। और बच्चे समझते समय आजकल वो बस ये जानते हैं आपने स्कूल से क्यों निकाला, समय आने पे हो सकता है आपसे वो कहे कि उस दौरान आपने क्यों निकाला था। ये आपने गौरव जी बिल्कुल ऐसी बात कही जो एक छुपी सच्चाई है। लोग ऐसा करते हैं कि इन 3 महीनों भले आपके जूते के लोग ऐसा करेंगे। वैसे मेरा विश्वास ये है कि लोगों ने विद्यालय को अपनी पसंद से चुना था, वे उस विद्यालय को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे जो विद्यालय उन्हें पसंद। हाँ जी बिल्कुल। और 1 मिनट में अपनी एक फाइनल मैसेज, वैसे तो सारी बातें पेरेंट्स के थ्रू जा रही हैं, सरकार और अभिभावक से और आम जन जो कह सकते हैं कि सिर्फ बैठ के वॉच करता है विद्यालय प्राइवेट वाले कितना कमा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लिए 1-1 मिनट में अपने सदस्य विकास जी आपसे एक अपील कह सकते हैं। अभिभावक को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी सोच है स्कूल वालों पर, निगेटिव जो थिंकिंग है उनकी, उसको आप चेंज कर दीजिए। स्कूल वाले आपके ही लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके जो है सोच को चेंज करते हुए उनको उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी बात, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जो हमारे यहाँ लो क्वालिटी इंटरनेट है, जिसको जो है करेक्ट बिल्कुल सही होता है, कनेक्टिविटी है, उसको डेवलप करना चाहिए। उसके बाद में कुछ ऐसे उन्हें सब्सिडी भी देनी चाहिए, जैसे हमारे बहुत पुअर पेरेंट्स हैं जिनको जो है डाटा नहीं मिल पाता है, तो ऐसी सब्सिडी दे तो गवर्नमेंट भी साथ आए और हमारे जो अभिभावक हैं वो भी जो है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमारे साथ आए। बिल्कुल, सरकार कनेक्टिविटी को भी सही करे, तब ऑनलाइन की अच्छी क्वालिटी पे विश्वास करे। हाँ, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि माध्यम तो वही रहेगा। और दूसरी चीज, सरकार से मेरा अनुरोध ये है कि वो तमाम उद्योगों और तमाम व्यवसायों और तमाम तबकों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था पर भी ध्यान दे। ये हम बहुत सारे अभिभावकों का अपना कारोबार चौपट भी हुआ है, बहुत सारे लोग सड़क पे भी आए हैं, जमीन पर भी आए हैं, तो ऐसे में वे ऐसा कर सकते थे कि हम लोगों से, हमारे यहाँ जो इनरोल्ड जो विद्यालय कर्मी हैं उनकी सूची लेते और उनके खातों में भी उसी तरह से हमें पैसा न दे करके सीधे सीधे उन्हें उनके काम चलाने के लिए उन्हें कोई स्टाइपेंड जैसी चीज़ या सैलरी जैसी चीज़ आधी पद्दी वो उन्हें दी जाती, जिससे कि वो उस पर काम कर सकते थे। कुल मिलाकर के सरकार को इस समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा ताकि समाज का भला हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर। देखिए, ऐसा है ना कि प्राइवेट स्कूल है ना, सही बात तो यह है कि सरकार की वो नींव है, क्योंकि यहाँ से पढ़ के जो बच्चे जाते हैं वही पहुँचते हैं अच्छे सीट पर, जी अच्छे से काम भी करते हैं। हम लोगों की मेहनत पेरेंट्स के सामने होती है। अब आप खुद निर्णय करो कि आप, मेरे यहाँ से जो मेहनत होकर आपके बच्चे के पास गई है, क्या हम उसमें खरे उतर रहे हैं? अगर हम उतर रहे हैं तो फिर मेरे बारे में सोचो। जी बिल्कुल, ठीक है, और हमें सहयोग करो। हम आपको जो सहयोग है वो हम आपको करेंगे। तो मेरी यही कहना है कि, और गवर्नमेंट से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जिस तरह से उद्योगों की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो हमारे विद्यालय, हकीकत ये, हम बेरोजगार से मैंने विद्यालय शुरू किया, हम बेरोजगार थे, मेरे पास रोजगार नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात इनकी बात है, इनके घर में स्कूल चला है तब यहाँ पहुँचा है। जी, और ये जिस साल, शायद अभी कह रहे थे कपड़े पहनते हैं, सबका यही हाल है। वो ये चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय के लिए कुछ कर पाएं, इस शहर के लिए कुछ कर पाएं, इस नगर के लिए कुछ कर पाएं। आज एक लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, उन महापुरुषों के लिए जिनके नीचे हम बैठ के पढ़े हैं, वो हैं SN प्रधान जी, और सुप्रभाष जी मेरे मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं जी। उन्होंने छिबरामऊ को जो देन दी है जी, हम उनके पीछे चले, हम सभी उन्हें प्रणाम करते हैं, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जी, और उनके परिवारों के लिए। बहरहाल हमने बात की आज निजी विद्यालयों की समस्याओं के ऊपर, मंथन किया ऑनलाइन क्लास के ऊपर, कैसे परिणाम आ रहे हैं, भविष्य की भी बात की कि भविष्य में अगर यही स्वरूप रहा और संभवतः लगभग दिसंबर तक या सितंबर, एक जैसा कि सुनने में आ रहा है पूरा विश्व लगा हुआ है दवाइयों के इसके उपचार में। हालांकि बाबा रामदेव जी ने करके प्रॉपरली लॉन्चिंग की, उनको ICMR का नोटिस पहुंच चुका है कि आपने किस प्रकार से इसको किया। तो ये प्रैक्टिकल चलते रहेंगे पूरे साल, दवाई बन भी जाएगी, फिर भी असर आने का भी इंतजार किया जाएगा। ऐसे में शिक्षा जो महत्वपूर्ण व्यवस्था, सारी चीज़ों की कड़ी है, वो पटरी से पूरी तरह से न उतरे। इसमें ज़रूरी है कि निजी विद्यालयों का उसी प्रकार आप सहयोग करें जिस प्रकार आप अपना कोई चीज़ लेने मार्केट से जाते हैं, दुकानदार को पे करते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो भुगतान अवश्य करें। 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं, सबको नए नए इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। और सरकार ने अभी बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आपको फीस नहीं देनी है।
पहले सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ा रूमर चल रहा है, इस पे ध्यान दें। जो भी नोटिस आया, जो भी आप रियल कनेक्शन के पेज पे भी देख रहे होंगे, बराबर आईडीपी पे शेयर कर रहे हैं, सरकार ने कहीं भी नहीं कहा है कि किसी भी पेरेंट को फीस नहीं देनी है और प्राइवेट को नहीं लेनी है फीस। तो पिछले 3 महीनों के लिए ये कहा गया कि आप उस समय अगर ना दे पाए तो कोई बात नहीं, तो आपको पिछली फीस भी देनी है और जुलाई में ये भी है, आगे भी चल के देना है। तो आप मुसीबत के समय साथ खड़े होइए, विद्यालय जन आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आगे भविष्य में आपका संगठन विद्यालयों को लेकर एक रूपता रहा है, वो बच्चों को फीस के साथ साथ उनकी शिक्षा के रूप में मंथन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और बहुत अच्छा लगा तो शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए मुद्दे के साथ।